हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैनेजमेंट का एक टॉपिक का नाम है हमारे विपणन। ये हमारे मैनेजमेंट की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमारे आरएस मेंस पेपर 1 का एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, तो उससे संबंधित है ये। तो उसके क्रम में आगे बढ़ते हैं। 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, ये उसका तीसरा पार्ट है। यदि आपने वह नहीं देखी तो आप वह देखिए, इससे आपकी अच्छी समझ विकसित होगी। तो शुरू करते हैं विपणन से। विपणन क्या होता है? विपणन एक क्रिया होती है, एक क्रिया नहीं है, क्रिया है। विपणन क्या होती है? एक क्रिया होती है जिसका कोई अंत नहीं होता। विपणन क्या है? एक ऐसी अंतहीन प्रक्रिया होती है, अंतहीन क्रिया होती है जिसका कोई अंत नहीं होता। संकुचित अर्थों में देखें तो विपणन में सारी क्रियाएं शामिल होती है। विपणन में क्या होती है? बहुत सारी क्रिया का शामिल होती है। देखें तो समस्त क्रियाएं शामिल होती है, जिससे क्या उत्पाद को उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। तो उसमें सारी क्रियाएं शामिल होती है, जो जो चीज़ें होती है जिसमें उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता तक उत्पाद को पहुंचाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विपणन की अंग कहते हैं। समस्त दृष्टिकोण में विपणन में वह सभी क्रियाएं शामिल होती है जिसमें क्या, ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है। सबसे पहले तो ये पता लगाया जाता है, विपणन का पहला अंग ये होता है कि ग्राहक को चाहिए क्या, ग्राहक क्या चाहता है। सबसे पहले उसका पता लगाया जाता है, ग्राहक क्या चाहता है, मतलब आवश्यकताओं, ग्राहक की आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है। दूसरा, आवश्यकता अनुसार उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसा ग्राहक चाहता है उसी तरह का उत्पाद बनाया जाता है। तीसरा, उत्पाद इस प्रकार दिया जाए कि संस्था के उद्देश्य पूर्ण हो जाए। मतलब हम कंपनी बनाए तो कंपनी के उद्देश्य पूर्ण हो, तो हमने उत्पाद इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से बेचा जाए, इस तरह से रखा जाए कि कंपनी के सारे उद्देश्य पूर्ण हो जाए। तो क्या होता है? विपणन में बहुत सारी क्रियाएं शामिल होती है। पहला, ये पता लगाना कि ग्राहकों की आवश्यकता क्या है। दूसरा, आवश्यकता के अनुसार उत्पाद बनाया जाए। तीसरा, उत्पाद इस तरह दिया जाए कि संस्था के उद्देश्य पूर्ण हो जाए। तो इस तरह से उत्पाद की, विपणन की हमने सारी क्रियाएं देख ली। अब बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा क्या है हमारे विपणन की? जॉनसन के अनुसार देखें तो विपणन क्या है? एक प्रबंधकीय क्रिया होती है। विपणन की बात करें तो जॉनसन के अनुसार विपणन क्या है? एक प्रबंधकीय क्रिया है जिसमें समूचे विक्रय अभियान को, क्या, समूचे विक्रय अभियान को संस्था के उद्देश्य प्राप्ति हेतु संचालित किया जाता है। तो विपणन वह प्रबंधकीय क्रिया होती है जिसमें समूचे विक्रय अभियान को संस्था के उद्देश्य प्राप्ति हेतु संचालित किया जाता है। तो जॉनसन की क्या परिभाषा है? विपणन वह प्रबंधकीय क्रिया है जिसमें समूचे विक्रय अभियान को संस्था के उद्देश्य प्राप्ति हेतु संचालित किया जाता है। डोवर की बात करें तो डोवर क्या कहते हैं? विपणन का कार्य ग्राहकों की आवश्यकता का पता लगाना, उसे उत्पाद में इस प्रकार बदलना है कि ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सके और संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। डोवर क्या कहते हैं? विपणन का कार्य ग्राहकों की आवश्यकता का पता लगाना और उसे उत्पाद में इस प्रकार बदलना है कि ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सके और संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो डोवर भी बढ़िया परिभाषा देते हैं कि ग्राहकों की आवश्यकता का पता लगाना और उसे उत्पाद में इस तरह से बदलना है, ग्राहकों की आवश्यकता का पता लगाना और उसे उत्पाद में इस तरह बदलना है कि ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सके। ग्राहक संतुष्ट होगा तभी मेन फायदा होता है। एक ग्राहक यदि असंतुष्ट है तो वो किसी भी उत्पाद को एक बार तो लेगा, दोबारा नहीं लेगा, और इसी से हमारी क्या, संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे विपणन की प्रकृति। विपणन की प्रकृति कैसी, नेचर कैसा होता है विपणन का। पहली बात करें विपणन की प्रकृति की। विपणन क्या होता है? एक प्रबंधकीय क्रिया होती है। क्या? विपणन एक प्रबंधकीय क्रिया है। विपणन क्या है? प्रबंधकीय क्रिया है। मैनेजरियल एक्ट होता है, मैनेजरियल एक्ट होता है, प्रबंधकीय क्रिया होता है। दूसरी बात है सतत प्रक्रिया है। ये क्या होती है? सतत प्रक्रिया, मतलब ये कभी अंत नहीं होता, इसका कभी अंत नहीं हो सकता विपणन का। तो यह प्रबंधकीय क्रिया है। दूसरा, ये एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा, एक कला और विज्ञान दोनों ही होता है। ये क्या होता है? कला और विज्ञान दोनों ही होता है। और विपणन क्या होता है? एक कला और विज्ञान दोनों ही है। विपणन क्या, विक्रय से भिन्न होता है। विपणन का मतलब विक्रय करना नहीं होता है। क्या? विपणन का मतलब विक्रय करना नहीं होता है। विपणन उपयोगिता का सृजन करता है। विपणन क्या करता है? उपयोगिता का सर्जन करता है। तो विपणन क्या, एक प्रबंधकीय क्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है, ये कला और विज्ञान दोनों है। विपणन विक्रय से भिन्न होता है, विपणन उपयोगिता का सृजन करता है। तो विपणन की प्रकृति है। आगे देखें अब विपणन की अवधारणाएं क्या कहती है। विपणन की कुछ अवधारणाएं होती है। पहली अवधारणा आती है उत्पादन अवधारणा। विपणन की उत्पादन अवधारणा की बात करें, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो कुछ अवधारणाएं होती है, अवधारणाओं में शुरुआत करते हैं उत्पादन अवधारणा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। तो इस अवधारणा के अनुसार क्या होता है? अवधारणा क्या होती है? पहले से पूर्व मान्यता मान सकते हैं इसको, कि इस अवधारणा के अनुसार उत्पादक बाजार में जो भी कुछ बनाता है वो अपने आप ही बिक जाता है। उत्पादन अवधारणा क्या कहती है? कि उत्पादक बाजार में जो भी कुछ बनाता है वह अपने आप ही बिक जाता है, स्वतः ही बिक जाता है।
अतः उत्पादन बढ़ा करके विपणन आसानी से किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा करके विपणन आसानी से कर सकते हैं। और ये अवधारणा ग्राहकों की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देती, ग्राहक को क्या चाहिए या क्या नहीं। इसे विक्रेता प्रधान अवधारणा भी कहते हैं कि बेचने वाले की डोमिनेंसी होती है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एरिया, जैसे सीरिया है, इराक है, ईरान है, तो यहाँ पे क्या कई बार इंसर्जेंसी चलती रहती है। तो वहाँ पे क्या है, जैसे रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का पैकेट, या फिर कई हमारे अफ्रीकन देश होते हैं जहाँ वो लोग भूखे रहते हैं, वहाँ पे क्या है कि यदि कोई ब्रेड का पैकेट है वो यदि बेचना शुरू कर दिया जाए तो लोग क्या है, कंपनी भूल जाते हैं कौन सी कंपनी का कौन सा क्या है। क्यों? क्योंकि वह ये मानते हैं कि उत्पादक बाजार में किसी भी तरह का उत्पाद लेके आएगा उससे संबंधित, वो सारे के सारे अपने आप ही बिक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए वहाँ पे क्या उत्पादन को बढ़ा दो और विपणन आसानी से हो जाएगा। तो वहाँ पे ऐसे देश, और दूसरे देश होते हैं जैसे हमारे यूरोपीय देश होते हैं, जो हमारे जापान है, वो एशियन देश है ये, तो यहाँ पे क्या होता है, चीज़ों की क्वालिटी का भी फ़र्क पड़ता है। आम भी देखेंगे ना, तो आम भी लंगड़ा आम, अल्फांसो आम, बहुत सारे आम होते हैं, तो इनकी क्वालिटी, अमेरिका ने तक ने तो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए तो ये कह दिया है भारत के लिए कि भारत में क्या बाल श्रम का उपयोग किया जाता है, क्या उन प्रोडक्ट्स को बनाने में जो चाइल्ड लेबर का उपयोग किया जाता है, इसलिए वो नहीं लेंगे। तो वो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती, लेकिन कई देशों में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है, ये वाली, जिसे हम क्या कहते हैं, विक्रेता प्रधान अवधारणा, या फिर क्या कहेंगे, उत्पादन अवधारणा। तो इसे याद रखेंगे। दूसरा आता है ग्राहक अवधारणा, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, कंज्यूमर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये विचारधारा बताती है कि उत्पादक को उत्पादन से पहले ग्राहकों की आवश्यकताओं और संसाधनों का अध्ययन करने के पश्चात ही उत्पाद का निर्माण करना चाहिए। तो ये विचारधारा क्या बताती है कि उत्पादक को उत्पादन से पहले ग्राहकों की जो आवश्यकताएं होती है, तो आवश्यकताओं और संसाधनों का अध्ययन करने के पश्चात ही उत्पाद का निर्माण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इन सभी बातों का अध्ययन करने के बाद उत्पाद बनाया जाए तो ग्राहक उसे जरूर खरीदेंगे। तो ये विचारधारा क्या बताती है कि उत्पादक को उत्पादन से पूर्व ग्राहकों की आवश्यकताओं और संसाधनों का अध्ययन करने के पश्चात ही क्या उत्पाद का निर्माण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इन सभी बातों का अध्ययन करके उत्पाद बनाया जाए तो ग्राहक उसे जरूर खरीदता है। जैसे हम क्या कहते हैं, ग्राहक अवधारणा, एक कस्टमर कॉन्सेप्ट कहते हैं। तीसरा आता हमारा उत्पाद अवधारणा, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस अवधारणा के अनुसार उत्पाद को ऐसे उत्पाद बनाने चाहिए, क्या उत्पादक, उत्पाद को नहीं, उत्पादक को ऐसे उत्पाद बनाने चाहिए जिन्हें ग्राहक अधिकतम पसंद करते हैं। क्या? ग्राहक को ऐसे उत्पाद बना के देने चाहिए जो ग्राहक क्या, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि गुणवत्ता रूपी उत्पाद क्या अपने आप ही बिक जाते हैं। कि गुणवत्ता रूपी उत्पाद क्या होता है, स्वयं का स्वतः विपणन कर देते हैं, मतलब खुद की बढ़ाई खुद कर देते हैं और अपने आप ही बिकने लगते हैं। यदि आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी है, दम है, तो अपने आप ही बिकने लगेगा। अर्थात प्रत्येक उत्पाद नहीं बिकता, लेकिन अच्छा उत्पाद हमेशा बिकता है। क्या? वो कहते हैं प्रत्येक उत्पाद नहीं बिकता, केवल अच्छा उत्पाद बिकता है। ये भी यहाँ पे अच्छा शब्द रह गया, यहाँ क्या अच्छा आता है, क्या कि प्रत्येक उत्पाद नहीं बिकता, केवल अच्छा उत्पाद बिकता है। फिर बात करें विक्रय संवर्धन अवधारणा, जिसको कहते हैं सेल्स प्रमोशन। तो इस अवधारणा में क्या कहते हैं कि यह विपणन की नवीन तकनीक मानी जाती है, जो इस अवधारणा पर आधारित है कि ग्राहक स्वयं किसी उत्पाद की आवश्यकता महसूस नहीं करता है। हमेशा ग्राहक को किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। ग्राहक को क्या, कुछ ही चीज़ें होती है जो ग्राहक को जरूरत पड़ती है, नहीं तो ग्राहक को सभी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो क्या है, उसके दिमाग में इन चीज़ों को लाया जाता है। जैसे फेयर एंड लवली क्रीम थी, या फेयर एंड हैंडसम क्रीम है, या फिर लवली एंड हैंडसम, बहुत सारी क्रीमें आती है। कभी भी इन क्रीमों की ज़रूरत नहीं थी। जैसे अब तो इतने जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं इतने सारे आ गए हैं। पहले क्या है, पहले क्या महिलाएं सुंदर नहीं हुआ करती थी? पहले की महिलाएं भी बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी, लेकिन उनको इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं थी। अब इनकी ज़रूरत कैसे पड़ने लगी? क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स उनकी आंखों के सामने इतनी बार आ जाते हैं, इतनी बार उनको बताया जाते हैं, अखबार में, टीवी में, सीरियल्स के बीच बीच में, हमारे टिकटॉक में, और ये हमारे जैसे यूट्यूब पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, संटाग्राम देख लो, या फिर बहुत सारे जो सोशल मीडिया है, ये बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उन पे इनको इतनी बार दिखाया जाता है कि ग्राहक उनकी ज़रूरत महसूस करने लगता है। वो सोचते हैं क्यों ना इनको एक बार ट्राई किया जाए, और ट्राई करने के बाद उनकी उनको आदत हो जाती है। तो वही बात होती है विक्रय संवर्धन अवधारणा, सेल्स प्रमोशन की। तो ये विपणन की नवीन तकनीक मानी जाती है, जो इस अवधारणा पर आधारित है कि ग्राहक स्वयं किसी उत्पाद की आवश्यकता महसूस नहीं करता, बल्कि उसकी आवश्यकताओं का निर्माण करना पड़ता है, या उसकी आवश्यकताओं का निर्माण करना पड़ता है।
इसके लिए विज्ञापन, ग्राहकों से निरंतर संपर्क, प्रभावी संचार, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारी क्या कहलाती है? विक्रय संवर्धन अवधारणा कहलाती है। फिर आती है हमारी सामाजिक अवधारणा। क्या आती है? सामाजिक अवधारणा। इसे विपणन की अत्याधुनिक अवधारणा भी कहते हैं। क्या? इसे विपणन की अत्याधुनिक अवधारणा भी कहते हैं, जो ग्राहकों की संतुष्टि के साथ साथ उसके सामाजिक हितों पर केंद्रित होती है। जो क्या कहलाती है? हमारे ग्राहकों की संतुष्टि भी होनी चाहिए, साथ ही साथ सामाजिक हित भी होने चाहिए। और ये मानती है कि यदि संस्था स्वयं के आर्थिक हितों के साथ साथ ग्राहकों के सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान दे, तो न केवल उत्पाद बिकता है, बल्कि भावी विक्रय की आधारशिला भी तैयार होती है। इसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक अवधारणा कहते हैं। सामाजिक अवधारणा की बात करें तो इसे विपणन की अत्याधुनिक अवधारणा भी कहते हैं, जो ग्राहकों की संतुष्टि के साथ साथ उसके सामाजिक हितों पर भी केंद्रित है। और ये मानती है कि यदि संस्था स्वयं के आर्थिक हितों के साथ साथ ग्राहकों के सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान दे, तो न केवल उत्पाद बिकते हैं, अपितु भावी विक्रय की आधारशिला भी तैयार होती है। इसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक अवधारणा कहेंगे। तो हमने ये अवधारणा देखी, दोबारा से बता देते हैं आपको। विपणन की अवधारणा में देखें तो विपणन की अवधारणा में क्या क्या आता है? विपणन की अवधारणा पहला आता है उत्पादन अवधारणा, दूसरा आता है ग्राहक अवधारणा, तीसरा आता है उत्पाद अवधारणा, चौथा आता है विक्रय संवर्धन अवधारणा, पांचवा आता है सामाजिक अवधारणा, और फिर लास्ट आता है एक आता है संधारणीय विपणन। संधारणीय विपणन भी एक टॉपिक है, कई बार परीक्षा में आ जाता है, तो आपको बताना चाहिए। संधारणीय विपणन मतलब पर्यावरण और समाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला विपणन होता है। क्या होता है? पर्यावरण और समाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला विपणन होता है। ये व्यवसायों, ब्रांडों और समाज को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने में मदद करता है। तो ये क्या करता है? व्यवसायों, ब्रांडों और समाज को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने में मदद करता है। इसमें पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी की को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें क्या होता है? पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जाती है। अब संधारणीय विपणन के कुछ उदाहरण बताएं। तो जैसे हमें पैकेजिंग कैसी काम में लेनी चाहिए? हमें पैकेजिंग काम में लेनी चाहिए पुनः प्रयोज्य, मतलब रिसाइकिल हो सके ऐसी पैकेजिंग को काम में लेना है। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का प्रचार करना। ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण के अनुकूल हो। प्राकृतिक या मानव संसाधनों को नष्ट किए बिना दीर्घकालिक मूल्य बनाना। या प्राकृतिक या मानव संसाधनों को नष्ट किए बिना क्या दीर्घकालिक मूल्य बनाना। फिर पारदर्शिता और वादों को पूरा करना। क्या? पारदर्शिता और वादों को पूरा करना। और उपभोक्ताओं को दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आमंत्रित करना। तो हमारे कुछ उदाहरण है संधारणीय विपणन के। इसमें हम क्या करेंगे? पुनः प्रयोज्य पैकेजिंग का इस्तेमाल करें, रिसाइकिल होने वाली पैकेजिंग का इस्तेमाल करें, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का प्रचार करना, प्राकृतिक और मानव संसाधनों को नष्ट किए बिना दीर्घकालिक मूल्य बनाना, पारदर्शिता और वादों को पूरा करना, उपभोक्ताओं को दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आमंत्रित करना। तो इसके कुछ उदाहरण थे। अब देश के अंदर क्या है? संधारणीय विपणन हो, तो संधारणीय विपणन के कुछ फायदे हैं और फायदे। पहला फायदा यह आता है, यह ग्राहकों के विश्वास और वफादारी को बढ़ाता है। ये क्या करता है? ग्राहकों के विश्वास और वफादारी को बढ़ाता है। दूसरा, यह पैकेजिंग स्थिरता में सुधार करता है। ये क्या करता है? पैकेजिंग स्थिरता में सुधार करता है। तीसरा, यह उपभोक्ता लागतों में कटौती करता है। ये क्या करता है? उपभोक्ता लागतों में कटौती करता है। चौथा, यह ब्रांड की विश्वसनीयता और दीर्घावधि में को बढ़ाता है। तो ये क्या करता है? ब्रांड की विश्वसनीयता और दीर्घावधि को बढ़ाता है कि भैया आज की बात नहीं है कि हमें आज ही रहना है, हमें भविष्य में भी काम करना है। तो वह ब्रांड की जो विश्वसनीयता है और दीर्घावधि इसको बढ़ाता है। अगली बात, यह विनियामक अनुपालन को बढ़ाता देता है। यह विनियामक अनुपालन को बढ़ावा देता है कि भैया साथ ही साथ राजस्व को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये कंपनी का माल बिकेगा, सरकार को भी टैक्स मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, साथ ही साथ क्या उसका राजस्व भी बढ़ेगा कंपनी का भी। तो इसलिए संधारणीय विपणन व्यवसाय की सभी क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है, न कि सिर्फ उत्पाद विकास, बिक्री और विपणन का। तो संधारणीय विपणन क्या करता है? व्यवसाय की सभी क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है, न कि क्या सिर्फ उत्पाद विकास, बिक्री और विपणन का विकास करता है, सबका ही विकास करता है। तो परीक्षा में 2018 की परीक्षा में आया था क्वेश्चन आरएस की। क्वेश्चन क्या था? संधारणीय विपणन विचार को संक्षेप में समझाइए। 2018 के आरएस में मैनेजमेंट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। फिर बात करें विपणन मिश्रण किसे कहते हैं? इसे 4P की अवधारणा भी कहते हैं। विपणन मिश्रण या मार्केटिंग मिक्स। प्रत्येक विपणन क्या है? प्रबंधक क्रेता को अधिकतम संतुष्ट करने हेतु विपणन प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक विपणन प्रबंधक क्या करते हैं? भाई ये एक शब्द है प्रबंधक, विपणन प्रबंधक मतलब जो मार्केटिंग मैनेजर होता है ना कि भैया किससे बात करो? हाँ भैया मैं मार्केटिंग मैनेजर से बात करो। तो प्रत्येक मार्केटिंग मैनेजर या विपणन प्रबंधक का एक ही गोल होता है। क्या होता है? खरीदने वालों को अधिकतम संतुष्ट किया जाए।
जो खरीदने वाला क्रेता है उसको अधिकतम संतुष्ट करने के लिए अब क्या करता है वो विपणन प्रक्रिया को काम में लेता है। क्या काम में लेता है? विपणन प्रक्रिया को काम में लेता है, जिसमें बहुत सारी बातें हैं जिन पे वो ध्यान देता है। मार्केटिंग मैनेजर बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देता है। कौन कौन सी? पहली चीज़ है ग्राहक कौन सा उत्पाद चाहते हैं। ग्राहक कौन सा उत्पाद चाहते हैं और उत्पाद में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं पहला पी। क्या होते हैं? पहला पी कहते हैं मतलब प्रोडक्ट, कि ग्राहक कौन सा उत्पाद चाहते हैं और उत्पाद में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है हमारे उत्पाद के लिए ग्राहक कितना मूल्य देने के लिए तैयार है। भाई इससे ज़्यादा मूल्य नहीं देगा ग्राहक, लेकिन इस मूल्य तक यदि उत्पाद आ जाए तो ग्राहक जरूर खरीद लेगा। मतलब दूसरा फैक्टर होता है प्राइस। दूसरा फैक्टर क्या होता है? प्राइस। तीसरा फैक्टर होता है हमारा उत्पाद को किस स्थान और माध्यम से बेचा जाए, कि ग्राहक क्या चाहता है कि उसे कैसे मिले ये प्रोडक्ट। तो तीसरी चीज आती है प्लेस, कि मतलब किस स्थान पे और किस माध्यम से बेचा जाए। तो तीसरा आता हमारा प्लेस। चौथा आता हमारा भावी विक्रय, मतलब भविष्य विक्रय किस तरह बढ़ाया जाए, इसका मतलब प्रमोशन। इसका मतलब क्या था? प्रमोशन। तो 4P की अवधारणा कहते हैं इसे। 4P। 4P में पहला तो आता प्रोडक्ट, दूसरा आता हमारा प्राइस, तीसरा आता हमारा क्या? प्लेस, और चौथा आता है हमारा क्या? प्रमोशन। तो इस तरह से इसे 4P की अवधारणा कहते हैं विपणन मिश्रण के अंदर। अब इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई जो प्रक्रिया होती है, ये चारों 4P को ध्यान में रखकर बनाई गई प्रक्रिया को विपणन मिश्रण कहते हैं। वस्तु, मूल्य, स्थान और संवर्धन प्रक्रियाओं, इनके मिश्रण से बनाई गई विपणन नीति विपणन मिश्रण कहलाती है। विपणन व्यवस्था हेतु सबसे सर्वोत्तम विकल्पों का चयन करते हुए संस्था के लक्ष्यों के अनुरूप बनाई गई नीति विपणन मिश्रण कहलाती है। तो इसको ध्यान रखना। विपणन मिश्रण किसे कहते हैं? तो वस्तु, मूल्य, स्थान और संवर्धन क्रियाओं के मिश्रण से बनाई गई विपणन को विपणन नीति विपणन मिश्रण कहलाता है। और या फिर विपणन व्यवस्था हेतु सर्वोत्तम विकल्पों का चयन करते हुए संस्था के लक्ष्यों के अनुरूप बनाई गई नीति, क्या संस्था के लक्ष्यों के अनुरूप बनाई गई नीति को विपणन मिश्रण कहते हैं। अब आता है विपणन मिश्रण के तत्व या घटक कौन कौन से। क्या विपणन मिश्रण के तत्व या घटक कौन कौन से, उसकी बात करें तो 1948 में जेम्स कोल्टिन ने सबसे पहले सेवा के लिए विपणन मिश्रण की 4 आधारभूत तत्वों का उल्लेख किया। 1948 में जेम्स कोल्टिन ने सबसे पहले सेवा के लिए विपणन मिश्रण की 4 आधारभूत तत्वों का उल्लेख किया। और वो कौन कौन से हैं? पहला आता हमारा उत्पाद, मतलब आता प्रोडक्ट। अब बात करें प्रोडक्ट के बारे में, क्या बात करते हैं जेम्स कोल्टिन साहब, क्या कहते हैं? 1948 में कह दिया भैया हम तो आज़ादी हुए थे, हमें तो प्रोडक्ट का मतलब भी नहीं पता था उस तब तो उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। वो कहते हैं उत्पाद से आज से हर उस चीज़ से, उत्पाद से आज से हर उस चीज़ से है जिसे ग्राहक की मांग के अनुसार बनाया जाता है। ग्राहक ने मांगा और उसकी मांग के अनुसार किसी चीज़ को बना के दे दिया, भैया ये लीजिए। तो उत्पाद से आज से हर उस चीज़ से जिसे ग्राहकों की मांग के अनुसार बनाया जाता है। उत्पाद मूर्त भी हो सकते हैं और अमूर्त भी हो सकते हैं। अमूर्त का मतलब कोई सेवा हो सकती है, मूर्त का मतलब कोई सामान हो सकता है। कि जैसे डॉक्टर ने इलाज, कोई मरीज इलाज चाहता है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है। अब इलाज तो भी एक तरह का उत्पाद है, लेकिन वो क्या है? अमूर्त है। ठीक है, कोई मसाज चाहता है, लेकिन व्यक्ति ने क्या उसको मसाज दे दी, अच्छी बढ़िया सी मसाज दे दी मसाज पार्लर में, तो वो कहेंगे कौन सा सामान दिया भाई? मसाज थी। तो मसाज क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। अब प्रोडक्ट तो हम दुकान पे जाके खरीदते ही। तो उत्पाद मूर्त भी हो सकते हैं और अमूर्त भी। मूर्त रूप में वस्तुएं और माल, अमूर्त रूप में क्या आती है? सेवाएं आती है। अब बात करें उत्पाद को ध्यान में रखकर तैयार की गई नीति को उत्पाद मिश्रण नीति कहते हैं। तो उत्पाद को ध्यान में रखकर जो नीति तैयार की जाती है उसे उत्पाद मिश्रण नीति कहते हैं, जिसमें क्या प्रबंधक कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखता है। उत्पाद को ध्यान में रखकर तैयार की गई नीति को उत्पाद मिश्रण नीति कहते हैं। पहला आता है इसमें क्या ध्यान रखा जाता है? पहला ध्यान रखा जाता है कि आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को, क्रेता को, ग्राहक को चाहिए क्या, ग्राहक को क्या चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है। दूसरा, फिर उसकी आवश्यकता के अनुसार ही क्या किया जाता है? उत्पाद का निर्माण किया जाता है। क्या? उसकी आवश्यकता के अनुसार ही क्या किया जाता है? उत्पाद का निर्माण किया जाता है। फिर उत्पाद किस्म, रंग, रूप और आकार, इनका निर्धारण किया जाता है कि ऐसा हमें उसका रंग डिसाइड करना उत्पाद का। दूसरा, उसका रूप डिसाइड करना। जैसे मान लीजिए हमारी जो माजा की बोतल आती है, या फिर स्लाइस की बोतल आती है, या फैंटा की बोतल आती है, पेप्सी की आती है, कोका कोला की आती है, या फिर हमारे माउंटेन ड्यू। कभी आप ध्यान से देखते हैं यदि इनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ, या इनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ हो, केवल बाहर से उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, तब भी बोतल को देखकर भी हम डिसाइड कर सकते हैं किस चीज़ की बोतल है। तो कई बार तो क्या है कि हम, जो कंपनी का मालिक है या मैनेजर है, तो ये स्ट्रेटजी अपनाता है कि उस चीज़ को देख कर ही पता लग जाए, उस चीज़ को कलर से पता चल जाए
कई बार माउंटेन ड्यू की बोतल का केवल कलर ही डिसाइड कर देता है कि माउंटेन ड्यू की बोतल है। तो आकार, डिजाइन, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो उत्पाद की किस्म, रंग, रूप, क्या किस्म, रंग, रूप और आकार, ये सब डिसाइड करते हैं उत्पाद कैसा होना चाहिए। फिर बात करें ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग का निर्धारण। क्या इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ब्रांडिंग का मतलब किस नाम से रखा जाए। भाई ऐसा हो माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, तो वही बात कि प्रोडक्ट का नाम ऐसा होना चाहिए कि ऐसे सट से निकल जाए, या फिर इसकी इतनी मार्केटिंग करो कि लोगों की जुबान पे आ जाए। पेप्सी मतलब ठंडा मतलब कोका कोला, 2 मिनट में तैयार हमारी मैगी। तो वही बात है। तो ऐसी होनी चाहिए उसकी ब्रांडिंग। फिर उसकी पैकेजिंग, पैकेजिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि भैया ग्राहक को बहुत दूर से बता दे कि वो सामान कहाँ का, भैया वो सामने रखा है। क्यों? क्योंकि उसकी पैकेजिंग इतनी स्पेशल होती है, ये अलग से दिखती है कि ग्राहक उसको खुद ढूंढ लेता है जो दुकान के अंदर, सामानों के अंदर। तो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग का निर्धारण। फिर बात करें आगे, उत्पाद के संबंध में शर्त और आश्वासन का निर्धारण। क्या? उत्पाद के संबंध में शर्त और आश्वासन का निर्धारण, कि भैया आश्वासन भी दिया जाता है कि भैया भाई उसके अंदर जब प्रोडक्ट आप देखते हैं तो पीछे की तरफ डिस्क्लेमर लगा होता है कि भैया इसको बच्चों से दूर रख के, इसे ठंड में रखना है, गर्म में रखना है, कब इसको काम में ले सकते हैं, कब से काम नहीं ले सकते, कितने महीने में खराब हो जाती है, कितने पैसे, कितना वजन है, इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई है। तो हर चीज़, शर्तें और आश्वासन, ये सब उसमें बताई जाती है उत्पाद के अंदर। बात करें कि किसी उत्पाद को, भाई तीन चीज, तीन चार चीज आती है। एक तो कहते हैं ब्रांडिंग किसे कहते हैं, पैकेजिंग किसे कहते हैं, लेबलिंग किसे कहते हैं, शर्त किसे कहते हैं और आश्वासन किसे कहते हैं। ये 5 चीजें आती है, तो आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होती है। ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी उत्पाद को अन्य उत्पाद से जो चीजें पृथक करती है, या किसी उत्पाद को अन्य उत्पाद से पृथक करने के लिए दी गई विशेष पहचान है, उसकी ब्रांडिंग कहलाती है। तो ब्रांड है ये भैया कि इसको ब्रांडिंग कहलाती है, जो उसको क्या है, अन्य उत्पादों से अलग करती है। दूसरी चीज आती है पैकेजिंग। तो किसी उत्पाद के संबंध में डब्बे अथवा आवरण के निर्माण को हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। और किसी उत्पाद के संबंध में डब्बे और या फिर आवरण के निर्माण को हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। उत्पाद विपणन को आसान बनाने हेतु उत्पाद के संबंध में दी गई सूचना, मतलब मात्रा, वजन, मूल्य, ये सब क्या कहलाते हैं, लेबलिंग कहलाती है। उत्पाद विपणन को आसान बनाने हेतु उत्पाद के संबंध में दी गई सूचना, जैसे उसका कितना मात्रा, वजन, मूल्य, ये सब क्या कहलाते, लेबलिंग कहलाती है। फिर शब्द की बात करें तो उत्पाद के संबंध में घोषित वे तथ्य जो संपूर्ण विक्रय के आधार होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शर्तें कहते हैं। ये शर्तें होती है ना कि भैया इसको ठंड में रखना है, इसको नहीं रखना है, ये ऐसे वो वैसे, तो ये शर्तें कहलाती है। और शर्तों के अधीन सहायक तथ्य होते हैं, उनका आश्वासन या वारंटी कहते हैं। तो इस तरह ध्यान रखना कि ब्रांडिंग किसे कहते हैं, किसी उत्पाद को अन्य उत्पाद से पृथक करने के लिए दी गई विशेष पहचान को ब्रांडिंग कहेंगे। पैकेजिंग किससे कहेंगे, किसी उत्पाद के संबंध में डब्बे अथवा आवरण के निर्माण को पैकेजिंग कहेंगे। लेबलिंग किससे कहेंगे, उत्पाद विपणन को आसान बनाने हेतु उत्पाद के संबंध में दी गई सूचना, मतलब मात्रा, वजन, मूल्य, ये सब क्या कहलाता है, लेबलिंग कहलाता है। और शर्त किसे कहते हैं, उत्पाद के संबंध में घोषित वे तथ्य जो संपूर्ण विक्रय के आधार होते हैं, उन्हें शर्त कहते हैं। वारंटी, आश्वासन किसे कहते हैं, तो शर्तों के दिन सहायक तथ्य होते हैं, उन्हें आश्वासन या वारंटी कहते हैं। अब बात करते हैं उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई। एक शब्द आता है उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई। जैसे मान लीजिए यूनिलीवर, यूनिलीवर का बात किया आपने यूनिलीवर का नाम, या फिर एक आपने जॉनसन्स एंड जॉनसन्स का नाम सुना, जॉनसन्स बेबी केयर प्रोडक्ट आते हैं उनकी, या फिर यूनिलीवर प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत सारे टाटा सन्स प्रोडक्ट है। तो कई बार क्या है, एक कंपनी क्या बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, क्या एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। एक मिनट, जैसे हम आपको बताएं यूनिलीवर प्रोडक्ट्स की बात करें तो यूनिलीवर से कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे लाइफ बॉय साबुन आता है, डव साबुन आता है। आप सोचते होंगे कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कंपनियां हैं। अलग अलग कंपनियां नहीं होती भैया, कोई भी एक ही कंपनी होती है, उसके प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिलीवर के कौन कौन से, डव साबुन है, लाइफ बॉय साबुन है, फिर हमारे हिलमैन्स है, आइसक्रीम भी, क्लोजअप किसका था, क्लोजअप भी हमारी यूनिलीवर का था, लक्स साबुन ये भी यूनिलीवर का आता है, क्लियर, मैग्नम जो हमारे सेंट आता है, मैग्नम अगरबत्ती भी आती है, कॉर्नेटो, कॉर्नेटो हमारे बिस्किट्स आते हैं, पेप्सोडेंट। अब आप सोच सकते हैं पेप्सोडेंट और कोलगेट ये दोनों के दोनों यूनिलीवर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, रेक्सोना साबुन, जबकि हमारे लक्स और रेक्सोना दोनों के दोनों। फिर सर्फ की बात करें हमारे वैसलीन है। ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे एक ही कंपनी के होते हैं। तो इससे पता चलता है कि किसी कंपनी की कितनी गहराई है, क्या
किसी कंपनी की कितनी गहराई है, इसे हम उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई भी कहते हैं। पर किसी कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई का मतलब है कि कंपनी के उत्पादों की चौड़ाई और गहराई का पता लगाया जाए। जैसे एक दुकान है और एक दुकान में एक कंपनी के कितनी तरह के सामान रखे हुए हैं। एक कंपनी के कम से कम नहीं तो 50 तरह के सामान होते हैं, 50 तरह के सामान 50 तरीके से रखे होने चाहिए। तो वो उसकी गहराई और चौड़ाई होती है। शेल्फों की देख लेते हैं, एक तरह से शेल्फ होते हैं, ताकी होती है, ताकों में उनके सामान रखे होते हैं। अब सामानों में देखते हैं, एक कंपनी के इतने सारे सामान है, जैसे डाबर है तो डाबर हिंगोली, डाबर च्यवनप्राश, तो डाबर की इतनी सारी चीज़ें आती है कि पूछिए मत। तो डाबर की कम से कम नहीं तो 5-7 ताक या 5-7 शेल्फ भर जाती है उसकी, इतने सारे सामान होते हैं। कि कंपनी के उत्पाद की चौड़ाई और गहराई का पता लगाना, ये कंपनी के पेशकशों का एक स्नैपचैट होता है। भाई ये कंपनी कितने तरह के प्रोडक्ट्स देती है। उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई का पता लगाने से कंपनी को यह पता चलता है कि उसके उत्पादों की बाजार स्थिति क्या है और वो कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और वो कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। कि वो प्रोडक्ट्स है वो आपस में कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये फिर बात करें उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई का पता लगाने के लिए, या उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई का पता लगाने के लिए कंपनी को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। क्या उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई का पता लगाने के लिए कंपनी को कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। पहला आता है उत्पाद को एक दूसरे के खिलाफ आकलन करना, कि हमारा उत्पाद दूसरे उत्पाद से किस तरह से बेहतर है या फिर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसका पता लगाएं। कि उत्पादों को एक दूसरे के खिलाफ आकलन करना। दूसरा, व्यावसायिक रणनीतियों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देना चाहिए। जो व्यावसायिक रणनीतियाँ होती हैं उनको क्या प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देना चाहिए। तीसरा, वित्त पोषण के फैसलों को सूचित करना चाहिए। कि वित्त पोषण के जो फैसले होते हैं उनको सूचित करना चाहिए। पोर्टफोलियो के स्वास्थ्य जोखिम, या पोर्टफोलियो के स्वास्थ्य जोखिम और अवसरों में गहरी अंतर्दृष्टि हासिल करनी चाहिए। उत्पादों के लिए समान मापतोल इकाइयों, तुल्य भौगोलिक क्षेत्रों, समतुल्य समय सीमाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। विश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त मैट्रिक्स या मॉडल चुनना चाहिए। कि भैया हमारे प्रोडक्ट्स बेहतर है कि नहीं, इसके लिए भी आपके पास एक बेहतर तरीका होना चाहिए पता लगाने का। अगर आपके पास बेहतर तरीका नहीं है तो आपको कभी भी आपके उत्पादों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इनको कहते हैं ना, वो पता नहीं चलेगी। वैध स्रोतों से विशिष्ट डेटा का एकत्र करना चाहिए। कि वैध स्रोतों से विशिष्ट डेटा एकत्र करना चाहिए। ऐतिहासिक डेटा, भविष्य के पूर्वानुमान या दोनों पर भरोसा करना चाहिए। कि ऐतिहासिक डेटा और भविष्य के पूर्वानुमान या दोनों पर भरोसा करना चाहिए। उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई का पता लगाने से कंपनी की जो रणनीतिक निर्णय लेने में मदद मिलती है कि हमें आगे कैसे काम करना है, ये सब चीज़ें पता चल जाता है। तो यही बात होती है कि उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई का पता लग जाता है। तो पता लगने से क्या होता है, पता लगने से कंपनी को रणनीतिक निर्णय लेने में मदद मिलती है। अब हमारे एक सवाल आया हुआ है 2023 के अंदर, जो RS की परीक्षा हुई थी, तो उस परीक्षा में ये सवाल आया था कि उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई से आप क्या समझते हैं। कि उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई से आप क्या समझते हैं। ये हमारे RS मेंस 2023 के अंदर आया हुआ सवाल है। आया तो हमने उसको किया है। 1 मिनट। अब आगे बात करते हैं उत्पाद जीवन चक्र। क्या प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल की बात करें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें, उत्पाद जीवन चक्र की, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उत्पाद जीवन चक्र उन चरणों को परिभाषित करता है जिनसे कोई उत्पाद बाजार में प्रवेश करता है। भाई कोई भी उत्पादन, नया उत्पाद बनाया हमने, मार्केट में उसको लॉन्च कर दिया, तो उन चरणों को परिभाषित करेगा जिनसे कोई उत्पाद बाजार में प्रवेश करता है, स्थापित होता है और बाजार से बाहर निकलता है। तीनों ही चीज़ होती है कि कोई नया प्रोडक्ट बाजार में आ गया, स्थापित हो गया, और नहीं चला तो बाजार से उसे निकाल फेंका गया। दूसरे शब्दों में कहें तो उत्पाद जीवन चक्र उन चरणों का वर्णन करता है जो किसी उत्पाद के अनुभव करने की संभावना है। उत्पाद जीवन चक्र क्या होता है, उन चरणों का वर्णन करता है जो किसी उत्पाद के अनुभव करने की संभावना है। यह प्रबंधकों के लिए एक उपयोगी उपकरण होता है। जो मैनेजर होते हैं, तो मैनेजरों के लिए क्या होता है, एक उपयोगी उपकरण होता है जो उन्हें अपने उत्पादों के लिए रणनीतियों का विश्लेषण करने, विकसित करने में मदद करता है। जो हमारे मैनेजर होते हैं, तो मैनेजरों को अपने उत्पादों के लिए रणनीतियों का विश्लेषण करने और विकसित करने में मदद करता है, क्योंकि वे प्रत्येक चरण में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते रहते हैं। क्योंकि उत्पाद तो ऐसा ही करते, उत्पाद आया, स्थापित हुआ और दैन लात निकल गया।
वो उत्पादन जीवन चक्र की ग्राफ की बात करें तो इसमें कुछ चरण होते हैं कि पहले तो इंट्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट का। क्या होता है? प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर ग्रोथ हुई, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन हुई। कई बार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, फिर टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ का मतलब कि लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसको एक समय तक क्या है, ग्रोथ होती रहती है। फिर एक समय तक क्या उसकी मैच्योरिटी आती है। फिर मैच्योरिटी का मतलब कि वह एक अधिकतम हद होती है, तो उसके बाद उसका ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, तो उसको कहते हैं सेचुरेशन। उसी स्थिति का मतलब सेचुरेशन कि भैया अब इसके ऊपर ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो फिर क्या होता है? फिर ये डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो ये डिक्लाइन होते होते मार्केट से बाहर हो जाता है। कई मार्केट में थोड़ा बहुत तो बने रहते हैं, कई जैसे बहुत सारे पहले बहुत सारी कंपनी आती है, जैसे ऐसी ऐसी कंपनी आती है जो बहुत टाइम तक बहुत बढ़िया चली थी, लेकिन अब उनके बारे में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने समय के साथ। अच्छा, ओनिडा टीवी है, और क्या ओनिडा टीवी था। ओनिडा टीवी एक टाइम पे क्या होता है, बीपीएल टीवी था। क्या बीपीएल टीवी, ओनिडा टीवी, जैसे हमारे एचएमटी की घड़ियाँ होती थी, तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट थे इस टाइम पे क्या शान माने जाते थे। वो क्या प्रोडक्ट जो ग्राहक होते थे उनके पास होते थे, तो उनको क्या शान माना जाता था। लेकिन क्या अब वो क्या कुछ जानते ही नहीं है। और अब जैसे एमआई का टीवी है, रेडमी का टीवी है, या फिर रियलमी के टीवी, तो ऐसे ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं। तो उत्पाद जीवन चक्र की बात करें, उत्पाद जीवन चक्र के चरण। उत्पाद जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं: विकास, परिपक्वता, गिरावट। आप सोचेंगे कि इसमें 3 ही चक्र हुए, तो इसके अंदर जो ग्रोथ है, तो परिपक्वता और ग्रोथ दोनों मिक्स ही रहता है। क्या परिपक्वता और ग्रोथ क्या होता है? मिक्स ही रहता है, कोई अलग अलग नहीं होते इसमें। अब बात करते हैं परिचय चरण, जिसको कहते हैं विकास। एक मिनट, अब इसमें 3 ही लिखे हैं, लेकिन पहला चरण परिचय चरण था। जब कोई उत्पाद पहली बार लॉन्च होता है, क्या था? जब कोई उत्पाद पहली बार लॉन्च होता है तो बिक्री आमतौर पर कमी होती है, धीरे धीरे बिक्री बढ़ती है। इस चरण में कंपनी का लाभ छोटा होता है, यदि कोई हो तो। क्यों? क्योंकि उत्पाद नया है, बिना परीक्षण किया हुआ है, लोगों ने कभी चेक भी नहीं किया। परिचय चरण में महत्वपूर्ण विपणन प्रयासों की आवश्यकता होती है, कि एफर्ट ज़्यादा डालने उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि ग्राहक उत्पाद का परीक्षण करने के लिए अनिच्छुक है। असंभव भी हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट देखने के लिए भी कोई तैयार नहीं। वो कहते हैं ना, मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लोग पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने इतने एफर्ट डाले ही नहीं है। वो हो सकता है कि प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा हो, लेकिन लोगों के अभी पसंद में नहीं है। पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से इस कोई लाभ नहीं है। पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उत्पादन का क्षमता अधिकतम नहीं है। तो सारी चीज़ें होती है, पहले जब परिचय होता है तो उस समय प्रोडक्ट नया होता है, लोगों को पसंद भी नहीं किया जाता है, कई बार तो देखने के लिए भी तैयार नहीं होते। लेकिन आपको इससे होपलेस नहीं होना है। परिचय चरण में जो अंतर्निहित लक्ष्य क्या होता है? व्यापक उत्पाद मान्यता प्राप्त करना और उपभोक्ताओं द्वारा उत्पाद के परीक्षणों को प्रोत्साहित करना, कि भैया तुम एक बार टेस्ट तो करो, तुम एक बार टेस्ट तो करो, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। तो विपणन प्रयासों को नव प्रवर्तकों के, जो नव प्रवर्तक मतलब पहली पहली बार जो उन्होंने बनाया, तो विपणन प्रयासों को नव प्रवर्तकों के ग्राहक आधार पर केंद्रित किया जाना चाहिए। जो किसी नए उत्पाद को खरीदने के जो किसी नए उत्पाद को खरीदने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, कि जैसे मान लो हमने 2 करोड़ की कार बनाई है और हम जा रहे हैं जो गरीब बस्ती है, तो गरीब बस्ती में उस कार को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कार कभी भी वहाँ नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि जिनके पास इतना पैसा है ही नहीं, वो इस तरह की चीज़ें क्यों खरीदेंगे। कई बार तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो इतनी ख़राब होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो सामान बिक क्यों नहीं रहा, लेकिन सबको पता रहता है। फिर बात करें मूल्य स्कीमिंग की। शुरू में ऊंची कीमत वसूलना, बाजार बढ़ने पर धीरे धीरे कीमत कम करना स्कीमिंग कहलाती है। क्या? पहले तो ज़्यादा तेज कीमत रखो, जैसे हमारी बहुत सारी कंपनियाँ, जैसे कपड़ों की होती है, जैसे पीटर इंग्लैंड है, एरो है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो शुरुआत में तो जैसे शर्टों की कीमत, इनकी कीमत कितने 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार एक एक शर्ट पैंट की कीमत रखते हैं। लेकिन फिर समय के साथ क्या करते हैं, फिर उस पर 10% की छूट दे देंगे, फिर दीपावली पर 50% की छूट दे देंगे, फिर कह देंगे 2 के साथ 1 फ्री, फिर 2 के साथ 2 फ्री, फिर 2 के साथ 3 फ्री। तो इस तरह क्या है, इसे मूल्य स्कीमिंग कहते हैं। शुरू में तो ऊंची कीमत वसूलते हैं और बाजार बढ़ने पर धीरे धीरे कीमत को कम करना शुरू करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि भैया ये वाली कंपनी तो बहुत बढ़िया है। पहले इस चीज़ की शर्ट है ना,
या इस चीज़ की कीमत 1000 रुपये हुआ करती थी, आप 500 रुपये में देने के लिए तैयार है, तो उस चीज़ को खरीद लें, जबकि उसकी कीमत तो 200 रुपये भी नहीं होती है। फिर आता मूल्य प्रवेश मतलब प्राइस परसेंटेशन पेनेट्रेशन, मतलब बाजार में तेजी से प्रवेश करने और बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कम कीमत निर्धारित करना। क्या बाजार में प्रवेश करने और बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए क्या कम कीमत निर्धारित करना, बाजार में की वृद्धि के सापेक्ष कीमतों में वृद्धि से करने से पहले। तो मूल्य प्रवेश भी बहुत अच्छी तकनीक होती है बाजार में प्रवेश करने की। 1 मिनट। अब हम बात करेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण आता हमारा कौन सा? विकास चरण। दूसरा चरण कौन सा था? विकास चरण। विकास चरण की बात करें कि यदि उत्पाद लगातार फलता फूलता रहता है, बाजार की जरूरतों को पूरा करता है, तो उत्पाद क्या विकास के चरण में प्रवेश कर जाएगा। क्या? यदि उत्पाद लगातार फलता फूलता रहता है, बाजार की जरूरतों को पूरा करता रहता है, तो उत्पाद क्या विकास के चरण में प्रवेश कर जाएगा। और विकास के चरण में बिक्री राजस्व आमतौर पर क्या टेक ऑफ बिंदु से तेजी से बढ़ती है, मतलब उसकी बिक्री होना बहुत तेजी से बढ़ती है। पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं तब साकार होती है जब बिक्री राजस्व लागत की तुलना में तेजी से बढ़ता है। या बिक्री राजस्व क्या लागत की तुलना में तेजी से बढ़ता है और उत्पादन क्षमता तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? उत्पादन क्षमता तक जाके पहुंच जाता है। विकास के चरण में क्या प्रतिस्पर्धा अक्सर भयंकर होती है। क्या होती है? विकास के चरण में प्रतिस्पर्धा अक्सर भयंकर होती है। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धी समान उत्पाद पेश करते हैं। क्योंकि प्रतिस्पर्धी समान उत्पाद पेश करते हैं कि जैसे किसी ने साबुन पेश किया तो हम भी साबुन पेश करेंगे, जैसे डिटॉल का साबुन, लाइफबॉय का साबुन, संतूर का साबुन, ऐसे करके बहुत सारे साबुन है जो 0% कीटाणु रखने की दावा करते हैं। तो क्या होता है? प्रतिस्पर्धी चरण में समान उत्पाद पेश करते हैं सब। विकास के चरण में बाजार बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा तेज हो जाती है, बिक्री बढ़ती है और ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती जाती है। विकास के चरण में कीमतों में कटौती दुर्लभ होती है। क्यों? कीमत में कटौती कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इस चरण में कंपनियां अपने उत्पाद की पेशकश के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित करके अपनी बिक्री बढ़ा लेती है, न कि कीमत कम करना। तो कीमत कम करने पे ध्यान नहीं देती है, बल्कि वो सोचती है ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को कैसे बढ़ाया जाए। तीसरा चरण आता है हमारा परिपक्वता चरण। परिपक्वता चरण में क्या होता है? अंततः बाजार क्षमता तक बढ़ जाता है। अंततः क्या बाजार क्षमता तक बढ़ जाता है कि भैया इस लेवल से आगे बाजार नहीं बढ़ेगा। उत्पाद की बिक्री में वृद्धि कम हो जाती है। जब उत्पाद की बिक्री में वृद्धि कम हो जाती है, इस चरण में कीमतों में कटौती, प्रचार प्रयासों में वृद्धि आम बात होती है। इस चरण में क्या होता है? कीमतों में कटौती और प्रचार प्रयासों में वृद्धि आम बात होती है। क्यों? क्योंकि कंपनियां प्रतिस्पर्धियों से ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करती है। भयंकर प्रतिस्पर्धा की वजह से कमजोर प्रतिस्पर्धी अंततः बाजार से बाहर निकल जाएगा, मतलब चेकआउट कर जाएगा। मतलब जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता वो बाजार से गायब हो जाएगा। बाजार में सबसे मजबूत खिलाड़ी स्थिर बाजार को संतृप्त और हावी करने के लिए बने रहते हैं। परिपक्वता चरण में क्या सबसे बड़ी चुनौती? लाभप्रदता बनाए रखने। परिपक्वता चरण में सबसे बड़ी चुनौती क्या? लाभप्रदता बनाए रखने और बिक्री में गिरावट को रोकने की कोशिश करना है। परिपक्वता चरण में ग्राहक ब्रांड निष्ठा बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। परिपक्वता चरण में क्या होता है? ग्राहक ब्रांड निष्ठा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खुद को फिर से नया बनाने के लिए कंपनियां आमतौर पर बाजार विकास, उत्पाद विकास, विपणन नवाचार जैसी रणनीतियों को अपनाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद सफल रहे और परिपक्वता चरण में बने रहे। तो ऐसा तो क्या हमारे जो रिलायंस जियो की कंपनी आई थी तब भी ऐसे चला था कि उस समय आपको याद हो तो हच, डोकोमो, हमारी MTS, ऐसे करके बहुत सारी कंपनी, यूनिनोर, टाटा इंडिका, तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां थी जब जियो आया था तब। जियो आने के बाद क्या 2 साल तक जियो ने फ्री दिया। फ्री देते ही क्या हुआ? सारे ग्राहक जियो की तरफ आ गए। 2 साल तक अपना कर्जा भी भुगत नहीं पाई वो कंपनी। एयरसेल कंपनी तो बहुत ज़्यादा चलती थी, एयरसेल का तो दिवाला ही निकल गया उस समय। तो 2 साल तक जियो ने फ्री दे दिया। फ्री दे देने से क्या हो गया कि जितने भी लोग थे सारे जियो की तरफ आकर्षित हो गए, और आकर्षित होने की वजह से क्या हुआ कि सारी कंपनियां बंद हो गई, कि जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई फ्री होने का, तो वो कंपनियां बंद हो गई। फिर आता गिरावट चरण। गिरावट के चरण में उत्पाद की बिक्री में गिरावट होनी शुरू हो जाती है। गिरावट चरण में क्या होता है? उत्पाद की बिक्री में गिरावट शुरू हो जाती है और लाभप्रदता कम हो जाती है। और ये मुख्य रूप से अन्य नवीन और स्थानापन्न उत्पादों के बाजार में प्रवेश करने के कारण होता है। क्यों? क्योंकि गिरावट क्यों होती है? क्योंकि कोई नया प्रोडक्ट सामने आ गया और उस प्रोडक्ट ने क्या किया? आपके प्रोडक्ट को चलन से बाहर निकाल दिया, जो ग्राहकों की ज़रूरतों को
जो क्या ग्राहकों की ज़रूरतों को मौजूद उत्पाद से बेहतर तरीके से पूरा करता है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो जनता को क्या देता है, उससे बेहतर देना वो शुरू कर देता है। जो प्रोडक्ट है वो उससे बेहतर देना शुरू कर देता है। गिरावट के चरण में कई रणनीतियाँ अपनाई जा सकती है, जैसे कि विपणन प्रयासों को कम करें और उत्पाद के जीवन को यथासंभव अधिकतम करने का प्रयास करें, जैसे दोहना या कटाई कहते हैं। भाई आपकी जो लाइफ साइकिल है तो उसमें कुछ नया 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 मतलब हर कोई अपने आप चीज़ को अपडेट करता है, तो आप भी अपने प्रोडक्ट को अपडेट करें। धीरे धीरे क्या है, वितरण चैनलों को कम करना। खराब प्रदर्शन करने वाले जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ से उत्पाद को हटा दो। भाई जहाँ आपका प्रोडक्ट ठीक तरह से काम नहीं कर रहा वहाँ से हटा दो, वहाँ ज़रूरत नहीं है आपको प्रोडक्ट को ज़्यादा खींचने की, तो वहाँ से हटा दो। ऐसी रणनीति कंपनी को उत्पाद को बाहर निकालने और प्रतिस्थापन उत्पाद पेश करने का प्रयास करने की अनुमति देती है, कि उसकी जगह कोई नया उत्पाद ले आओ और वो आपके प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करवा दो। अब बात करें उत्पाद को किसी खास ऑपरेटर या उप ठेकेदार को बेचना। इससे उत्पाद को कम लाभ वाले उत्पाद को बेचने के साथ साथ वफादार ग्राहकों को बनाए रखने में मदद मिलती है। हम क्या करते हैं, उत्पाद को किसी खास ऑपरेटर या फिर उप ठेकेदार को बेच देते हैं, जिससे क्या होता है, कंपनी को कम लाभ वाले उत्पाद को बेचने के साथ साथ वफादार ग्राहकों को बनाए रखने में मदद मिलती है। तो इस तरह हमने देखा उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाओं को समझाइए। RS मेंस 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। 4 चरण थे इसके, चारों चरण हमने आपको चित्र के माध्यम से बताए थे। और ये कौन कौन से, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो कौन कौन से, पहला चरण था परिचय चरण, दूसरा हमारा विकास चरण, तीसरा परिपक्वता अवस्था और चौथा हमारा क्या है, गिरावट अवस्था, ये गिरावट चरण। फिर दूसरा आता है हमारा कौन सा, प्रोडक्ट। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट की बात करें, उत्पाद के संबंध में 4P की अवधारणा थी, विपणन मिश्रण देख रहे थे। तो दूसरा आता प्रोडक्ट, मतलब पी से प्रोडक्ट, दूसरा पी। तो उत्पाद के संबंध में वह कीमत जिसे चुकाने के लिए ग्राहक हमेशा तैयार रहता है, वो कीमत जिसे चुकाने के लिए ग्राहक हमेशा तैयार रहते हैं, उसे उत्पाद का मूल्य कहते हैं। उसे उत्पाद मूल्य कहते हैं। कि उत्पाद के संबंध में वह कीमत जिसे चुकाने के लिए ग्राहक तैयार रहते हैं, उत्पाद का मूल्य कहलाता है। विपणन मिश्रण नीति के समस्त घटकों में से मूल्य निर्धारण विपणन घटकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती का कार्य माना जाता है, कि किस चीज़ का क्या दाम रखा जाए, किस प्रोडक्ट का क्या दाम रखा जाए। सबसे बड़ी चुनौती तो जो हमारे मालिक होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनके लिए यही होती है कि विपणन मिश्रण नीति के समस्त घटकों में मूल्य निर्धारण विपणन नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती का काम होता है। क्यों? क्योंकि उत्पाद से के प्राप्त मूल्य में से ही संस्था अपने वर्तमान और भावी लक्ष्यों को प्राप्त करेगी, क्योंकि उनको बेचकर ही जो पैसा आएगा उस पैसे से ही वो सारे के सारे लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। और इसी संदर्भ में उत्पाद के मूल्य नियोजन, निर्धारण और वर्गीकरण के हेतु बनाई गई नीति को मूल्य मिश्रण नीति कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी के लक्ष्य पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं केवल कंपनी के ही हो, कंपनी के अलावा ग्राहकों के तो होने चाहिए। ग्राहक तो तभी खरीदेगा। फिर हमारे जैसे रिटेलर, होलसेलर, मैनेजर, फैक्ट्री वाला, सबके लक्ष्य पूरे होने चाहिए, तो उसकी कीमत इस तरह हो। इस नीति के निर्माण से पूर्व कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती है? जो हमारे उत्पाद की बात करें, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। उत्पाद के निर्माण में लगने वाले लागतों का अध्ययन करो। सबसे पहले तो ये देखो कि प्रोडक्ट बनाने में पैसा कितना लगा है। फिर दूसरी बात, इच्छित लाभ का निर्धारण, कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया लेकिन हमारी उम्मीद कितनी कि हमें कितना फ़ायदा होना चाहिए। फिर मूल्य निर्धारण का उद्देश्य, हमारा मूल्य डिसाइड तो कर रहे हैं लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे दूध की थैली है, वो 32 रुपये की आधे लीटर आती है, ये 64 रुपये की 1 किलो आती है। तो ये डिसाइड तो यही होता है ना कि जनता है, उनको डेली रूटीन की चीज़ है, एक दिन में 2 बार चाहिए। तो मूल्य निर्धारण का उद्देश्य देखो। संस्था की उधार और नगद नीतियों का अध्ययन करो कि हमें वर्तमान में कितने पैसे चाहिए और भविष्य में को लेकर कितने पैसे चाहिए। ग्राहकों को दी जाने वाली छूट का अध्ययन, कि यदि हम प्रोडक्ट है उस पर यदि छूट देते हैं तो ग्राहक कितना संतुष्ट होंगे कि इतना कीमत बता के उसकी इतनी छूट दे दें, तो ग्राहक खुश हो जाएगा कि इससे। और यदि पूर्व अनुभव यदि कुछ हो तो उसी के अनुसार तय करो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे प्रोडक्ट का मूल्य डिसाइड किया जाता है। कि उत्पाद के निर्माण में लगने वाली लागतों का अध्ययन करो, फिर इच्छित लाभ का निर्धारण करो, मूल्य निर्धारण का उद्देश्य देखो, संस्था की उधार और नगद नीतियों का अध्ययन करो, ग्राहकों को दी गई जो छूट है उसका अध्ययन करो, यदि पूर्व अनुभव यदि कुछ हो तो उसका अध्ययन करो। फिर बात करें मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं।
पहला तत्व आता है लागत, निर्माणी, भंडारण, वितरण। लागत में कौन कौन से, निर्माणी लागत, भंडारण लागत और वितरण लागत, ये देखी जाती है। फिर बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति देखी जाती है, मूल्य का उद्देश्य, बाजार में मांग और आपूर्ति की दशा, सरकार की नीतियाँ। तो ये चीज़ें होती है। तो मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं कौन कौन से, लागत मतलब निर्माणी लागत, भंडारण, वितरण लागत, बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति, मूल्य का उद्देश्य, बाजार में मांग और आपूर्ति की दशा, सरकार की नीतियाँ। तो ये क्या है, मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्व है। तीसरा आता है हमारे स्थान, मतलब वो तीसरा पी कौन सा आता है, स्थान मतलब प्लेस। मतलब विपणन मिश्रण नीति में वो स्थान वो चीज़ होती है, वो तत्व है जो विक्रेता और उपभोक्ता को आपस में जोड़ता है। स्थान क्या करता है कि विक्रेता और उपभोक्ता को आपस में जोड़ता है। निर्माता तो क्या करता है, थोक विक्रेता को बेचता है, कहाँ पे, थोक बाजार में। तो बाजार की बात करें तो थोक बाजार में क्या करेगा, निर्माता थोक विक्रेता को बेचेगा, थोक विक्रेता खुदरा बाजार के अंदर खुदरा विक्रेता को बेचेगा। इसको खुदरा विक्रेता बेचेगा। खुदरा विक्रेता क्या है, बाजार के अंदर, कहाँ पे, बाजार के अंदर क्या है, हमारे उपभोक्ता या क्रेता को बेचेगा। क्या करेगा, उपभोक्ता या क्रेता को बेचेगा। अतः उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाना ही इस तत्व का मुख्य उद्देश्य होता है। जो तत्व है स्थान वाला तीसरा पी, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाना ही इस तत्व का मुख्य उद्देश्य होता है, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है। कौन कौन से बिंदु हमारे, पहला बाजार का निर्धारण करना। क्या, बाजार का निर्धारण करना मतलब थोक बाजार है कि खुदरा बाजार है, कहाँ पे हम सामान को बेच रहे हैं, खुदरा बाजार में या थोक बाजार में, तो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। फिर वितरण का माध्यम क्या है, मतलब प्रत्यक्ष विक्रय कर रहे हैं, मध्यस्थों के माध्यम से विक्रय कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, या फिर जो हमारे बिचौलिए उनके माध्यम से सेल कर रहे हैं। फिर भंडारण और गोदामों का चयन किया जाता है। क्या, भंडारण और गोदामों का चयन किया जाता है। फिर यातायात मार्गों का निर्धारण किया जाता है। यातायात के कौन कौन से मार्ग होंगे, मतलब ट्रेन से है, बस से है, या फिर मेटाडोर से, किससे हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। परिवहन भंडारण लागतों का अध्ययन, मतलब परिवहन का कितना पैसा लगेगा, और सामान को भंडारण मतलब गोदाम में रखने का कितना पैसा लग रहा है। वितरण एजेंट की क्या भूमिका है, कोई कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे तीसरे चरण में आती है। मतलब स्थान में तीसरा स्थान कौन सा है, पी, स्थान, प्लेस। चौथा था प्रमोशन। तो प्रमोशन की बात करें, इसी को संवर्धन या परिवर्तन भी कहते हैं, इसी को संवर्धन या परिवर्तन भी कहेंगे। तो इसकी बात करें, उत्पाद के विक्रय को निरंतर बढ़ाते हुए, क्या, उत्पाद के विक्रय को निरंतर बढ़ाते हुए उपभोक्ता के साथ किस प्रकार से संप्रेषण करना। क्या, उपभोक्ता के साथ किस प्रकार से संप्रेषण करना कि उत्पाद की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंच सके, इसे हम परिवर्तन नीति कहते हैं। परिवर्तन नीति या संवर्धन नीति की बात करें तो उत्पाद के विक्रय को निरंतर बढ़ाते हुए कि हम चाहते हैं हमारा उत्पाद क्या, निरंतर बढ़ता रहे। तो निरंतर बढ़ाने हेतु उपभोक्ता के साथ किस प्रकार से संप्रेषण करना, कि उपभोक्ता से हम किस तरह से बातचीत करें कि उत्पाद की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंच सके, उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तन नीति कहते हैं। जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं की भावी आवश्यकताओं का अध्ययन भी होता है, कि जो उपभोक्ता है उसको भविष्य में क्या चाहिए, इस चीज़ का पता भी चल जाता है, और उत्पाद के अस्तित्व को भी बरकरार रखा जाता है, और कहते हैं उत्पाद के अस्तित्व को भी बरकरार रख पाते हैं। अब हम संवर्धन या परिवर्तन के दौरान किन किन चीज़ों का, किन किन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। पहला, ग्राहकों से संचार का माध्यम, के मतलब जो प्रोडक्ट है वो ग्राहकों के आंखों के सामने कैसे आना चाहिए। ऑनलाइन आना चाहिए, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, संटाग्राम, हमारे बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से दुकानों में भी दिखना चाहिए। तो ग्राहकों से संचार का माध्यम तय करो। फिर आता प्रचार प्रसार नीतियों का निर्माण, बहुत सारी नीतियाँ हैं जिनके जरिए अपने सामान को ग्राहकों तक पहुँचाओ। विज्ञापन नीति निर्माण का अध्ययन करो। क्या, विज्ञापन निर्माण नीति का अध्ययन करना, ग्राहकों की शिकायतों का अध्ययन करना। एक ग्राहक यदि आपके प्रोडक्ट के मामले में कोई शिकायत करते हैं तो उसका अध्ययन करें। उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया का निर्धारण करो। क्या, उपभोक्ताएं की जो शिकायतें आती है तो ऐसा नहीं केवल सुन लिया, उनका समाधान भी की भी एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए। तो हमने प्रमोशन देखा, चौथा भी। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है प्रचारात्मक मिश्रण, तो ये भी इसी के अंदर आएगा कि मार्केटिंग योजना लक्ष्य बाजार पर केंद्रित होती है। क्या, मार्केटिंग योजना लक्ष्य बाजार पर केंद्रित है। 4 प्रमुख तत्वों से बनी है। इसमें चौथा पी के रूप में प्रमोशन माना जाता है। पी को प्रमोशनल मिक्स भी कहते हैं, जिसमें हम विज्ञापन, जनसंपर्क, व्यक्तिगत बिक्री और बिक्री संवर्धन शामिल है। इसका उपयोग लक्ष्य बाजार से संवाद करने, संगठनात्मक बिक्री लक्ष्यों और मुनाफे का उत्पादन करने के लिए
उपकरण के रूप में देखा जाता है। प्रचारात्मक मिश्रण की बात करें, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि जैसे एक उदाहरण है, उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं प्रचारात्मक मिश्रण है आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, ये तो आप समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं। एक नया मनोरंजन पार्क है, जैसे हमारे पास में जयपुर में क्या एक फन किंगडम है, तो वैसे किसी ने फन किंगडम के नाम पे क्या फन टाउन खोल लिया। क्या? जैसे किसी ने फन किंगडम खोला तो मैंने फन टाउन खोल लिया, तो मनोरंजन पार्क खोला फन टाउन। तो फन टाउन का इस साल का अधिकांश समय अपने प्रचार मिश्रण को अनुकूलित और परिष्कृत करने में बिताता है। आइए प्रत्येक तत्व पर नजर डालें जिससे फन टाउन ने एक प्रभावी प्रचार संचार कार्यक्रम करने के लिए अपनाया। तो फन टाउन ने जैसे अपना फन किंगडम है, उसी तरह फन टाउन ने एक क्या अम्यूजमेंट पार्क खोला, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, इस तरह की चीज़ें खोली। सबसे पहले उसने विज्ञापन दिया। फन टाउन के लिए प्रचार मिश्रण के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक व्यवहार के विज्ञापन कार्यक्रम का निर्माण करना था। विज्ञापन किसी भी प्रकार का अवैयक्तिक मतलब एक तरफा भुगतान संचार होता है जिसमें कंपनी की पहचान की जाती है। फन टाउन ने महसूस किया कि उसे एक अच्छा विज्ञापन अभियान चलाने की ज़रूरत है, कि मार्केट में सब जगह जैसे टेम्पो होते हैं, बसें होती है, सब के पीछे उसने बैनर लगा दिए कि वह फन टाउन एक अम्यूजमेंट पार्क खुला है। क्यों? क्योंकि इससे कंपनी की बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सुनिश्चित होती है। फिर फन टाउन ने क्या किया, मनोरंजन पार्क के भव्य उद्घाटन के लिए लक्षित बाजार को पेश करने के लिए टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया, इंटरनेट विज्ञापनों सबका उपयोग किया कि एक उद्घाटन का समय बताया और उद्घाटन समय की जानकारी सब जगह दी थी। पार्क ने अन्य स्थानीय ग्राहकों को तक पहुंच बनाने के लिए विशाल बिलबोर्ड, ईमेल का सहारा लिया। उन्होंने फन टाउन के में एक दिन बिताने के लिए लक्षित बाजार बिताने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को छूट दे दी, कपल्स को छूट दे दी, पारिवारिक छूट दे दी, भव्य उद्घाटन, सभी को बढ़ावा। तो इस तरह सभी को लुभाने के लिए कोशिश की कि उद्घाटन में तो सभी है। फिर क्या करें, जनसंपर्क की। तो फन टाउन के द्वारा उपयोग, जनसंपर्क की बात करें तो फन टाउन द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक और प्रचार उपकरण था जनसंपर्क। जनसंपर्क का मुख्य उद्देश्य यह था कि यह किसी कंपनी के लिए एक सकारात्मक सार्वजनिक छवि बनाने में मदद करता है, नए उत्पाद लॉन्च और बिक्री का समर्थन करता है, किसी कंपनी को जनता के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने में मदद करता है। क्या? किसी कंपनी को जनता के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने में मदद करता है और कंपनी के समग्र लक्ष्यों को संप्रेषित करता है। फन टाउन के पास पूरे वर्ष में कई दिन होते हैं जहां वे टिकट बिक्री का 1% स्थानीय धर्मार्थ संस्थाओं को दान कर देते हैं और ये चीज़ सबको बताते हैं कि भैया हमने जितना पैसा कमाया है उसका इतना पैसा हमने दान में दिया है। उनके पास ऐसे भी दिन होते हैं जब वे पार्क को बंद कर देते हैं। कम आय वाले परिवारों के युवाओं को मुफ्त में सवारी का आनंद देने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा फन टाउन किसी भी नकारात्मक पार्क मुद्दे को संभालने के लिए अपनी जनसंपर्क टीम का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई आगंतुक सवारी पर घायल हो जाता है, जनसंपर्क टीम को जनता के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना चाहिए और मीडिया के साथ संवाद करना चाहिए कि उचित कॉर्पोरेट प्रतिक्रिया हुई है, जिससे जनता को ये लगता है कि भैया ये गलती तो हो गई, लेकिन वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं। फिर आता तीसरा, बिक्री संवर्धन। तो फन टाउन के लिए क्या आता है बिक्री संवर्धन के लिए? प्रचार मिश्रण में बिक्री संवर्धन एक उपकरण है। इसमें उपभोक्ता टिकट खरीद को प्रोत्साहित करने के तरीके शामिल है और ये आमतौर पर अल्पकालिक और तत्काल लक्ष्य पर आधारित होता है। बिक्री संवर्धन वस्तुओं के उदाहरण, प्रतियोगिताएं, स्वीप स्टैक, उपहार, मुफ्त घूमने या कूपन। फन टाउन ने क्या बिक्री संवर्धन में भारी निवेश किया। उन्होंने क्या प्रतियोगिताएं आयोजित की। जैसे पार्क में पहले 1000 लोगों को पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने फन टाउन की मुफ्त पानी की बोतलें दी, टी शर्ट, टोपी, कैनवास बैग भी दिए। अंत फन टाउन ने बाजार में बड़ी संख्या में कूपन जारी किए, जैसे बोगो, एक टिकट खरीदो एक टिकट मुफ्त पाओ, छात्रों के लिए 15% की छूट, दिन में 20% की छूट के लिए पारिवारिक कूपन। तो इस तरह कूपन भी जारी किए। तो फन टाउन का उदाहरण देखिए, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। प्रमोशनल चौथे नंबर का पी आता है तो मिश्रण नीति के अंदर। तो सवाल आया था 2016 के अंदर कि प्रमुख संवर्धन मिश्रण साधनों का संक्षिप्त वर्णन करो, तो आप इसे बता सकते हैं। अब वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में विपणन मिश्रण नीति में कुछ आधुनिक तत्वों को भी शामिल किया गया, अर्थात वो 4 ही नहीं है, 5, 6, 7 और भी है। पहला आता है इसके अंदर, ये नेक्स्ट आता है हमारा भौतिक विद्यमानता। तो प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। तो ये 4 ही नहीं होते, ये और भी होते हैं। फिजिकल एक्सिस्टेंस, वर्तमान युग में वही उत्पाद बाजार में बिकता है जिसकी निरंतर छवि ग्राहकों के मन मस्तिष्क में बरकरार रहे। अतः वह नीति जिससे उत्पाद को बाजार में हर समय उपलब्ध रखा जा सके उसे हम कहते हैं भौतिक विद्यमानता। कि कोई भी प्रोडक्ट क्या हमेशा बाजार में रहे, इसे कहते हैं भौतिक विद्यमानता। फिर आता प्रोसेस, मतलब प्रक्रिया।
मतलब विपणन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधकों को उस प्रक्रिया का चयन करना चाहिए जो संस्था के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। तो प्रक्रिया या प्रोसेस कह सकेंगे कि विपणन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधकों को उस प्रक्रिया का चयन करना चाहिए जो संस्था के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक करे। तो बात करें लोग, विपणन का यह तत्व मानव संसाधन पर केंद्रित है। विपणन का यह तत्व क्या, मानव संसाधन पर केंद्रित है, जिसके अनुसार विपणन तंत्र में ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो ग्राहकों से शिष्टतापूर्व व्यवहार करें, आकर्षक व्यक्तित्व हो, शिकायतों का त्वरित समाधान करें। तो इसमें क्या होता है, लोग की बात करते हैं तो ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है विपणन तंत्र में। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि विपणन, ये तो नोट है कि विपणन मिश्रण के उपयुक्त तीनों तत्व सेवाओं से संबंधित है। तो परीक्षा में आया सेवा हेतु विपणन मिश्रण में क्या समाहित है, तो वो आते हैं ये तीनों तत्व सेवा से संबंधित है। तो विपणन मिश्रण के आधुनिक 4C की बात करें तो कंज्यूमर मतलब ग्राहक, उत्पाद, कॉस्ट लागत मूल्य, कम्युनिकेशन संचार, स्थान, और कन्वीनियंस मतलब सुविधा, प्रवर्तन, समर्थन। तो आधुनिक मिश्रण, विपणन मिश्रण के आधुनिक 4C यही। बात करें विपणन और विज्ञापन में क्या अंतर है। विपणन एक सतत प्रक्रिया होती है जबकि विज्ञापन एक इस प्रक्रिया का एक अंग होता है। विपणन प्रक्रिया का एक अंग होता है कौन सा, विज्ञापन। विज्ञापन की तुलना में विपणन का क्षेत्र व्यापक होता है। क्या होता है, विज्ञापन की तुलना में विपणन ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होता है। तो विपणन का उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है। क्या, विपणन का उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है, वहीं विज्ञापन का उद्देश्य उत्पाद का प्रवर्तन या प्रमोशन करना होता है। विपणन एक अमूर्त तत्व है जबकि विज्ञापन मूर्त है। अर्थात विज्ञापन में हम बता सकते हैं हमने क्या क्या किया, लेकिन विपणन में नहीं बता सकते, क्योंकि विपणन क्या एक क्रिया है, मतलब एक अमूर्त तत्व है। अब हम बात करें विपणन और विक्रय में क्या अंतर है। विपणन एक अनंत प्रक्रिया है, परंतु विक्रय एक बिंदु के साथ समाप्त हो जाता है। विक्रय क्या एक बिंदु के साथ समाप्त हो जाता है, बेच दिया, काम खत्म। विपणन लेकिन एक अनंत प्रक्रिया है, जो कि विक्रय विपणन का अंग है, इसलिए विपणन का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। विपणन का उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित होता है। विपणन का उद्देश्य क्या होता है, संस्था के लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित होता है। वहीं विक्रय का उद्देश्य अधिक से अधिक विक्रय बढ़ाना होता है। विपणन उत्पादन से पहले शुरू हो जाता है जबकि विक्रय उत्पादन के बाद शुरू होता है। तो ये आप विपणन और विक्रय में अंतर देख सकते हैं। तो हमारे पास में शादी है, शादी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो हम इसको रोक देते हैं यहीं पे। आगे के टॉपिक अगले पार्ट में देखेंगे। तो हमारा तीसरा पार्ट था मैनेजमेंट का। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये हमारी डेडिकेटेड सीरीज़ है, आप हमारे साथ बने रहें।